कैसी है? दम घुट रहा है। चलो। पृथ्वी की मिट्टी, वनस्पति, जल, पृथ्वी के दोनों ध्रुव, खाद्य श्रृंखला और जलवायु, ये सभी चीजें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मानव जाति का अस्तित्व संकट में है। मानव जाति इन चीजों को झेल रही है। इन महाविनाशों का हमें सामना करना पड़ेगा। महाविनाश? ये महाविनाश है? बाइबल की भविष्यवाणियों में इनका उल्लेख है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत की शुरुआत से लेकर अब तक पहले कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। आमीन। चलिए वनस्पति को होने वाले नुकसान के बारे में बात करते हैं। मानव जाति द्वारा अत्यधिक कटाई के कारण पृथ्वी के 1/3 जंगल पृथ्वी से पहले ही लुप्त हो चुके हैं। क्या? 1/3? और ये 1/3 कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? ये 2 अमेरिका की कुल भूमि जितना बड़ा है। तो कितने ही पेड़ काटे गए होंगे। लोगों ने सचमुच बहुत लोग पाप किया है। दुष्परिणामों की परवाह नहीं करते। जंगलों का बड़ा हिस्सा काट दिया गया है। कटाई से उनकी संख्या कम हो जाती है। वन क्षेत्र छोटा हो गया है और मौसम अधिक से अधिक शुष्क हो गया है। जब जंगल सूख जाते हैं तो उनमें आग लग जाती है। वे अधिक उग्रता से जलते हैं, जिससे वन क्षेत्र कम हो जाता है। बार बार लगने वाली आग से पेड़ और जंगल कम हो जाते हैं और उनकी कमी से उनमें आग लगने की घटनाएं और बढ़ जाती हैं। ये एक दुष्चक्र बन जाता है ना? स्थिति निराशाजनक है। बाप रे, क्या ये हमारा अंत नहीं है? दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। तुम जानते हो ये क्या है? नहीं। ओह, ये अमेज़न वर्षावन तो नहीं है? अमेज़न वर्षावन। हाँ, तुम समझ गए। मैंने सुना है कि साल 2004 में वहां 2 लाख से अधिक जंगली आग की घटनाएं हुई थीं। 2 लाख से अधिक? एक साल में? एक साल में? ये तो भयानक वहाँ के है। लोग जीवित कैसे रह पाते ऐसा हैं? कहा जाता है कि अमेज़न वर्षावन पृथ्वी के फेफड़े हैं। पृथ्वी के फेफड़े? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये पृथ्वी को सांस लेने और हवा शुद्ध करने में मदद करता है। यह न केवल मानव जाति को ऑक्सीजन देता है, बल्कि लोगों द्वारा छोड़ी गई CO2 को भी अवशोषित कर सकता है। और कार, एयर कंडीशनर जैसे आधुनिक उद्योगों, विविध रासायनिक संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट गैसों और ग्लोबल वार्मिंग की दर को धीमा कर सकता है। अमेज़न वर्षावन मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बदकिस्मती से लगातार पेड़ों की कटाई और जंगली आग द्वारा की गई तबाही से अमेज़न वर्षावन छोटा हो रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि रास की मौजूदा तेज और चिंताजनक दर को देखते हुए भविष्य में अमेज़न वर्षावन पूरी तरह से खत्म हो सकता है। पूरी तरह से खत्म? ये बहुत गंभीर है। ये तो भयानक है। कुछ हद तक अमेज़न वर्षावन तूफानों और हवा के वेग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। वहां की हरी भरी वनस्पतियां बारिश के प्रभाव और हवा की गति को कम कर सकती हैं। तूफानों के कारण मानव जाति को होने वाली तबाही को कम कर सकती हैं। देखा, अकेले अमेज़न वर्षावन का हम पर इतना बड़ा प्रभाव है और इसलिए तुम कल्पना कर सकते हो कि जंगलों के कट जाने से, आग में जलकर नष्ट हो जाने से मानव जाति पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये तो सच है। इसलिए मौसम लगातार असामान्य होता जा रहा है और हवा खराब हो रही है। ये सभी घटनाएं मानव इतिहास में अभूतपूर्व
और अपरिवर्तनीय है। क्या ये महाविनाश नहीं है? ये महाविनाश ही है। कोई हैरानी नहीं कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल सच है। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ रही है। पिछले 2 साल ठंडे भी रहे हैं और गर्म भी। इस समय ये साल पिछले से ठंडा है। सही कहा। मौसम अब बहुत अजीब हो गया है। भयंकर गर्मी होती है, फिर भयंकर ठंड भी। क्या इसका संबंध फेफड़े के कैंसर की समस्या से है? बेशक है। वन भूमि घट गई है और घास के मैदान भी ज्यादा नहीं बचे हैं। इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? इसका हम पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ना? सही प्रश्न। इसका असर चरवाहों पर पड़ सकता है या फिर घास के मैदानों में रहने वाले लोगों पर। घास के मैदानों की भूमिका वनों से बिल्कुल कम नहीं है। ये हवा को शुद्ध भी करते हैं, जल संरक्षण करते हैं, हवा को रोकते हैं और रेत को स्थिर रखते हैं। इनके बहुत सारे कार्य हैं। ये मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सोचो, जब घास के मैदान नष्ट हो जाएंगे तो क्या मिट्टी स्थिर रह पाएगी? सही बात है। और फिर भूस्खलन, मिट्टी धंसना और रेतीले तूफान बार बार नहीं होने लगेंगे? ठीक कह रहे हो। इसके बाद ही सूखा पड़ता है और लगातार मौसम का चरम देखने को मिलता है। जब सूखा पड़ता है और जलवायु असामान्य हो जाती है तो लोगों का जीवन संघर्षमय हो जाता है। पौधे और जानवर दोनों प्रभावित होते हैं। जीवित रहना कठिन होता है। हाँ, मैंने देखा है कि अब भेड़ियों की संख्या बहुत कम हो गई है। लोग उन्हें मार रहे हैं और जलवायु बद से बदतर होती जा रही है। बात सिर्फ भेड़ियों की नहीं है, दूसरी प्रजातियों के जानवर भी तो कम हो गए हैं ना। सही कहा है। सच बात है। ये सब चीजें हमारे चारों ओर घट रही हैं। ये चीजें तो हमने व्यक्तिगत रूप से अनुभव की और देखी हैं। 100 साल पहले कभी कभी जंगल में आग लगना, सूखा और भूस्खलन बस सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं हुआ करती थी। लेकिन अब जो आपदाएं हम देख रहे हैं वे सामान्य नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? ये सब आपदाएं नहीं है? हाँ, क्या अंतर है? जरा सोचो, ये आपदाएं पूरी दुनिया भर में हर जगह हो रही हैं और लगातार होती जा रही हैं, बिल्कुल एक के बाद एक, और उनका पैमाना भी बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन एशिया के जंगल में आग लगती है, अगले दिन पता चला कि अमेरिका में भी ऐसा ही हो रहा है। एक दिन उत्तरी अमेरिका में तो अगले दिन दक्षिणी अमेरिका में। एक दिन ऑस्ट्रेलिया में आग लगती है तो अगले दिन कनाडा में। इस आग को बुझाने के लिए यहां तक कि विमान तक भेजे जाते हैं। इन पर काबू पाने में इंसान बेबस नजर आता है। आग जब उनकी सारी संपत्तियों को जला रही होती है तो लोग बस देखते रह जाते हैं। लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। जब आग लगती है तो महीनों तक जलती रहती है। ये आग देश की सीमाओं के पार दूसरे देशों तक फैल रही है। इतना महाविनाश सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा कैसे हो सकती है? ये महाविनाश निरंतर जारी हैं और विश्व भर में फैले हुए हैं। इनके दुष्परिणामों को देखते हुए ये अपरिवर्तनीय और अपूर्णीय है। अब की स्थिति को देखते हुए मानव जाति के लिए यह एक अद्वितीय तबाही लाने वाला महाविनाश है। तबाही लाने वाला महाविनाश? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वनों, घास के मैदानों को होने वाले नुकसान की वर्तमान गति को देखते हुए मानवता का पर्यावरण कुछ ही दशकों में बेहद खराब हो जाएगा और मानव जाति के लिए विलुप्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा। कौन विलुप्त हो जाएगा? विलुप्त होने का खतरा किसे होगा? क्या तुमने उनकी बात नहीं सुनी? तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो। ये मानव जाति के बारे में है, हमारे बारे में। मानव जाति विलुप्त हो जाएगी। हाँ, सही बात है, सही कहा है। दूसरे शब्दों में, लगातार होने वाली इन आपदाओं के कारण पृथ्वी बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगी और मानव जाति भी बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगी। तो बताओ, क्या यह महाविनाश नहीं है? ये वाकई महाविनाशी है और मुझे लगता था ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं वाकई प्रकृति में महाविनाश से अलग होती हैं। हमने इसकी असलियत पहले क्यों नहीं देखी? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अब जबकि तुम समझ गए हो तो सोचो, क्या ये बात महाविनाश प्रकाशित वाक्य 8:7 की बात को पूरा करता है?
पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सारी हरी घास भी जल गई। ये सच है, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। महाविनाश तो पहले ही आ चुके थे, लेकिन हम अंधेरे में थे, हमें इसका पता नहीं था। तभी तो हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, हवा बद से बदतर होती जा रही है। रेतीली हवाएं हमारे लिए उत्तर पश्चिम में और तेज होती जा रही है। जून में कुछ स्थानों पर बर्फबारी हुई है। अगर यही हाल रहा तो इस सूखे का कोई अंत नहीं होगा। हो सकता है हमारे लिए खाने के लाले पड़ जाएं। पहले लगता था कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, सोचा ही नहीं कि हालात इतने बुरे होंगे। ये स्थिति अपरिवर्तनीय है, ये वाकई महाविनाश है। इस पर विचार करो। वनस्पति क्षति का यही एक पहलू ये वही बच्चा है। वो सचमुच कष्ट में है। वनस्पति को होने वाली इस क्षति ने हमारे अस्तित्व पर सीधा असर डाला है। भविष्य में मानव जाति के लिए जीवन मुश्किल होता जाएगा। डॉक्टर हॉन्ग, डॉक्टर हॉन्ग! ये फिर से बीमार पड़ गया। चलो इसे अंदर ले चलो। जल्दी जल्दी कीजिए, हटिए। नीचे रखो इसे। बहुत दर्द हो रहा है माँ। इंजेक्शन देंगे तो दर्द होना बंद हो जाएगा। डॉक्टर हॉन्ग, जल्दी कीजिए। ये लो। ये लीजिए। धन्यवाद। हर रोज भाई होंग से इलाज कराने के लिए यहाँ कितने सारे लोग आते हैं ना। इस गांव में इतने सारे बीमार लोग कैसे हैं? इस गांव के नजदीक एक स्मेल्टिंग प्लांट है। सीसे का विष फैलने के कारण इस गांव के कुछ लोगों की हड्डियां विकृत हो गई हैं और कुछ महिलाओं का गर्भपात हो जाता है। यहाँ बच्चे सिर के दर्द से पीड़ित हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते। ये बहुत डरावना है। हाँ, सीसे की विषाक्तता के कारण यहाँ मानसिक रूप से अक्षम और मिर्गी से पीड़ित बच्चे बहुत हैं। वो मिर्गी से पीड़ित बच्चा लगभग हर रोज डॉक्टर को दिखाने आता है। मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आता है। फैक्ट्री के बगल वाली नदी गंदी और बहुत बदबूदार है। पहले बच्चे अक्सर वहाँ खेलने जाते थे, लेकिन अब कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। मैंने सुना है कि भूमिगत पानी भी प्रदूषित हो गया है। अब जब तुमने पानी का जिक्र किया तो मुझे याद आया, पानी एक वास्तविक समस्या है। इन वर्षों में औद्योगिक विकास के कारण अपशिष्ट गैस उत्सर्जन हुआ है और जहरीले रसायनों और सभी प्रकार के कचरे के निकास ने हवा, महासागरों और नदियों को प्रदूषित कर दिया है। भूमिगत जल भी इसका अपवाद नहीं है। समुद्रों और नदियों का पानी लगातार गंदा होता जा रहा है। पानी की सतह पर कूड़ा कचरा तैरता रहता है और उसके नीचे भारी धातुएं रहती हैं। जल में रहने वाले सभी जीव जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आत्महत्या करने के लिए वे तट पर एकत्र हुए हैं। यह मानव जाति के प्रति उनका विरोध है। पृथ्वी की लगभग सभी नदियां अब प्रदूषित हो चुकी हैं। अरे, चीन में ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश झीलों और जलाशयों का पानी गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुका है। तुम अपनी त्वचा को सीधे उस पानी से छुआ तक नहीं सकते। बहुत सारा पानी तो सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सोचो, अगर लोग उस पानी को पिएंगे तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। चाहे वो ना मरे पर काफी बीमार तो हो ही जाएंगे। बीमारियां फैल गई हैं। राज्य परिषद ने इस वर्ष एक बयान जारी कर कहा कि 2030 तक चीन के जल संसाधन मूल रूप से समाप्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो इस्तेमाल योग्य जल उपलब्ध नहीं होगा। पीने के लिए अभी ही पानी कम है। 2030 की तो बात ही छोड़ो। हम जो पी रहे हैं क्या वो पानी है? ये तो धीमा जहर है। पर हम और पी ही क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, क्या कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 8:10 से 11 में कहा गया है, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। अच्छा,
जरा सोचो, इस अंश में कही बातें जल प्रदूषण की वर्तमान स्थिति से मेल नहीं खाती है। सही है। क्या लगता है, इस अंश की बातें सही साबित हुई हैं? और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। ऐसा लगता है कि बातें सही साबित हुई हैं। हाँ। ये बहुत गंभीर मामला है। देखो, 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और उस पानी के कड़वे हो जाने से यहाँ उल्लिखित है, महाविनाशों की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है। मौजूदा हालात को देखते हुए क्या जल प्रदूषण का स्तर यहाँ उल्लिखित 1/3 से अधिक नहीं हो गया है? ये तो उससे भी कहीं ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा हो अब तुम कल्पना कर सकते हो असल में किस हद तक महाविनाशों की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। वाकई में महाविनाशों की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, मैं अक्सर प्रकाशित वाक्य पढ़ती थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये सही साबित हुआ है। मुझे तो जानकारी ही नहीं थी कि ये सब घट रहा है। हाँ, सही पर हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? महाविनाशों की व्यापकता को देखते हुए ये निश्चित रूप से बस अभी शुरू नहीं हुए हैं। ये पहले ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणी से आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, ये सच है। तो जरा सोचो, अब से लेकर मानव जाति की तबाही तक गिने तो कितना समय बचा है? क्या अब ज्यादा समय बचा है? जब से मानव जाति ने उद्योग करना शुरू किया, तब से लेकर अब तक जल के इतना प्रदूषित होने तक कितने साल बीत गए? 40 या 50? 50 या 60? देखो, 50-60 वर्षों में पृथ्वी का सारा जल प्रदूषित हो चुका है। पीने को पानी नहीं है। 50-60 वर्षों के प्रदूषण ने पृथ्वी को भयंकर संकट में डाल दिया है। अब तुम ही लोग सोचो, क्या ये पृथ्वी अगले 50-60 वर्षों तक टिकी रह सकती है? बताइए ना। हमारी पीढ़ी के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। मुझे लगता था भाग्य से हम नए समाज में जन्मे हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है और बीमारियां हो रही हैं। ये बात सही है। अकेले तुम ये सब नहीं झेल रहे हो। पृथ्वी का सारा जल प्रदूषित हो चुका है। बाकी क्षेत्रों के लोग भी बेहतर स्थिति में नहीं है। हम मनुष्य और सभी समुद्री प्रजातियां एक जैसे हालात से गुजर रहे हैं। वे पानी में नहीं रह सकती हैं, और भले ही हम पानी में नहीं रहते, पर क्या हम कष्ट नहीं झेल रहे? सही बात है। तुम इस गांव में रहते हो और तुम्हें लगता है यहाँ का पानी साफ नहीं है, जिससे अजीब बीमारियां हो रही हैं, पर बाकी जगहों पर भी बहुत से लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं। तुमने कैंसर गांव और लुकीमिया गांव के बारे में नहीं सुना क्या? कैंसर गांव भी है क्या? पृथ्वी का सारा जल प्रदूषित हो चुका है और हवा भी प्रदूषित हो गई है। लोग कहते हैं कि यह जल प्रदूषण के लिए खतरे की सीमा है। खतरे की सीमा? स्थिति निराशाजनक है। यानी स्थिति बद से बदतर ही हो सकती है। इसमें सुधार संभव नहीं है। अरे बाप रे। भविष्य में लोगों को तरह तरह की बीमारियों की पीड़ा झेलनी ही पड़ेगी। वे लाइलाज हो जाएंगे। अपने दिन दर्द में ही गुजारेंगे जब तक वे उस यातना से मर ना जाएं। यह वह भविष्य है जिसका सामना मानव जाति को करना है। अभी तो लोगों की बीमारियों का इलाज करके तुम उनका दर्द थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन तुम उनकी समस्याओं को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। यह बिल्कुल सच है। मैं जानता हूं, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। उसकी चिंता छोड़ो, दूसरों को बचाने से पहले हम खुद की चिंता तो कर लें। सही कहा। हम तो खुद ही जीवित नहीं रह सकते। ये निश्चित रूप से महाविनाश है। ये बताइए, प्रभु की वापसी से उसका आखिर क्या संबंध है? क्या संबंध है? यूहन्ना 16:12-13 में लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा।
यही वह कार्य है जो परमेश्वर महाविनाशों के दौरान कर रहा है। जब सभी महाविनाश समाप्त हो जाएंगे, परमेश्वर विजेताओं का एक समूह बना चुका होगा और फिर वे स्वर्ग के राज्य में उठा लिए जाएंगे। इससे प्रकाशित वाक्य के ये वचन पूरे होते हैं। ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। भूकंप, भागो! निकलो जल्दी! जल्दी करो! जल्दी! भागो! हे प्रभु, हमें बचाओ! हे प्रभु, हमें बचाओ! हमें बचाओ! सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी रक्षा करो ताकि हम आपदा के दौरान जीवित रह सकें। आमीन। ओह परमेश्वर, हमारा अस्तित्व तुम्हारे हाथों में है। आमीन। हमारी रक्षा और हमारा मार्गदर्शन करो। चीनी भूकंप नेटवर्क केंद्र के अनुसार 12 मई 2008 को दोपहर 2:28 चीनी मानक समय पर सिचुआन के वेंचुआन प्रांत में 8 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 31 डिग्री उत्तर 103.4 डिग्री पूर्व था। शीलिन, हेलोंगजियांग और शिनजियांग को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों और शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण 69,227 लोग मारे गए, 17,923 लापता बताए जा रहे हैं और 3,74,643 लोग